चलो पढ़ना स्टार्ट करें। आज के अखबार की मेन न्यूज़ क्या थी? कल बहुत बड़ा इलेक्शन हो गया ना आपके देश में। किसका? राष्ट्रपति का। कब इसका वो आएगा रिजल्ट? 21 को। 21 यानी परसों पता चलेगा कौन बनेगा। वैसे तो हमें पहले ही पता है कौन बनेंगी, द्रौपदी मुर्मू। आज यही टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे, राष्ट्रपति। इससे फिर जो बच गया ना टॉपिक तुम्हारा किताब में, ये समझ में आ जाएगा। अब तुम्हारे टॉपिक जितने बचे इस चैप्टर के, वो समझने से पहले राष्ट्रपति, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर समझना जरूरी है। किताब को छोड़ दो, बोर्ड पे देखो। पहले इस टॉपिक को ध्यान से सुनो, क्योंकि ये करंट का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। देश की सबसे बड़ी हस्ती कौन है हमारे देश में? राष्ट्रपति। इसी को आप इंग्लिश में कहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए अलग से बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, पर अगर वैसे पूछें आर्टिकल स्टार्टिंग कहाँ से है इसकी, तो आर्टिकल 52 राष्ट्रपति से जुड़ी सबसे पहली स्टार्टिंग है आपकी उस बुक में, जिसको आप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें कितने आर्टिकल्स हैं? 395। उसमें से 52nd नंबर पर, 52वें नंबर पर लिखा है जो आर्टिकल, इसमें राष्ट्रपति के बारे में सबसे पहली लाइन लिखी गई है कि राष्ट्रपति होगा। इससे जुड़े फिर कई सारे आर्टिकल हैं। 52 से आप ये मान के चलिए, जब तक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात नहीं की गई, यानी 63 से पहले 61, 62 तक सारी बातें इसके बारे में स्पेशल हैं। इसमें इसका बनना, प्रोसेस, इलेक्शन, हटना, दोबारा से शपथ लेना या इस पे महाभियोग लगाना, सब कुछ एक्सप्लेन किया गया। तो यहाँ से यहाँ, क्योंकि 63 से स्टार्ट हो जाता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये मान के चलो कि इन 10 में सारी जानकारी किस आदमी के बारे में है? भारत के राष्ट्रपति। ऐसे अलग से 52, 62 नहीं लिखा गया, लेकिन ये पार्ट है कि 52 से स्टार्ट हुआ। ये एक्चुअली 3 चीजें याद रखनी है तुम्हें, बोर्ड पे ही देखो फिर समझ में आएगा। 11 का अंतर है, 52, 63, 74, तीनों में समझ में आ रहा है। 11 का डिफरेंस है। 52 में 11 जोड़ेंगे 63, 63 में 11 जोड़ेंगे 74। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और यहाँ स्टार्ट होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसका मुखिया कौन होगा? पीएम। तो ये 3 बड़ी हस्ती हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। 52 से स्टार्ट करके 11 के अंतर पर ये तीनों दिखाई देंगे। तो 52, 63, 74, 52 से स्टार्ट करके सारा प्रोसेस समझाया, जिसको आज हम पढ़ेंगे, आज बातचीत करेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो यही कि राष्ट्रपति की शुरुआत किस आर्टिकल में दी गई है? 52 में। अब क्वेश्चन उठता है कि राष्ट्रपति बनते कैसे हैं? ये जो महिला हैं, जिसका नाम आप जानते ही हैं, द्रौपदी मुर्मू, क्या खास है? ये किस कैटेगरी से पहली महिला बन रही है? हाँ, अब तक आपके देश में बने, जैसे एससी बने, आपके देश में सिख बने राष्ट्रपति, आपके देश में माइनॉरिटी में से पहले मुस्लिम बने थे, ये सब बन चुके। लेकिन आज महिला भी बन गई थी, वुमेन भी बन गई थी, लेकिन पहली बार आपके देश में शेड्यूल्ड ट्राइब, जो कि जंगलों में रहा करते थे, इस तरह की जनजाति इतना ग्रोथ कर गए, ये लोग इतना पढ़ लिख के और काबिल। अब तो बहुत नॉर्मल है कि ट्राइब से बिलोंग करने वाला एक इंसान, एक महिला आपके देश में महिला राष्ट्रपति बनेगी। एक तो ये दूसरी महिला होंगी, ये ट्राइब से बिलोंग करने वाली पहली महिला होंगी, द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति बनते कैसे हैं? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है? राष्ट्रपति बनने की क्या शर्तें हैं, क्या बेसिक चीजें हैं जो आपके पास हो तब आप राष्ट्रपति बन सकते हैं? पहला, आप में से कोई भी सबसे पहले भारत का नागरिक हो। ये तो ऑटोमेटिकली है ही, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, हम हैं नागरिक। दूसरा, आपकी एज कितने तक कम से कम हो? 35। इससे ज्यादा चलेगी, इससे कम नहीं चलेगी। 33-34 का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। तीसरा, आप जो भी बनना चाहें 35 साल प्लस में, उसके अंदर लोकसभा का सदस्य बनने की काबिलियत होनी चाहिए। मैंने ये नहीं कहा वो लोकसभा का सदस्य हो, एमपी हो, ऐसा नहीं बोला। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, वो होना नहीं चाहिए, वरना तो हटेगा वहां से। तो लोकसभा का सदस्य बनने की क्षमता रखता हो, उम्र उसकी 35 साल या इससे ज्यादा हो, भारत का नागरिक हो, और चौथा, किस पोस्ट पर ना हो? हाँ, लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इसे कह देते हैं। और किसको लाभ का पद कहा जाता है? कौन सी नौकरी को? हाँ, सरकारी नौकरी, ये होता है लाभ का पद। इस पे ना हो, बाकी सब कंडीशंस के साथ कोई भी भारतीय कोशिश कर सकता है कि मैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में खड़ा हो जाऊं। लेकिन इतना आसान नहीं है। सुन के तुम्हें लगेगा फिर तो कोई भी बन सकता है, क्योंकि योग्यता मांगी है। ये थोड़ी कहा है कि एमपी हो, हम में हो सकती है, हम नौकरी ना करते हो, बहुत नॉर्मल बात है। एज 35 अपने आप हो ही जाएगी, भारत का नागरिक भी हो। लेकिन फिर भी हर कोई उठ नहीं पाता, जानी मानी हस्ती ही राष्ट्रपति बनती है। इसका एक बड़ा कारण है, एक शर्त जो कहती है कि आपका नाम आप खुद नहीं रखेंगे जी मुझे राष्ट्रपति बनना है, आपके नाम के 50 लोग प्रस्तावक हों। अब तुम कहोगे 50 तो मेरे दोस्त भी हैं, वो मेरे नाम का प्रस्ताव रख देंगे, उनको नहीं गिनने वाला कोई। 50 में बताऊंगी कौन, और 50 लोग इनके पीछे हाँ करें, इन्हें कहते हैं अनुमोदक। ये भी कितने हो? 50। 100 किसी के यार दोस्त भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ एक कंडीशन है कि ये प्रस्तावक और अनुमोदक
सिर्फ और सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा या आपके राज्यों की विधानसभा के और सिर्फ निर्वाचित व्यक्ति होंगे। यानी ये बहुत बड़ी हस्ती हैं, ये आम आदमी नहीं है। एमपी बैठता है यहाँ भी एमपी बैठता है, ये नहीं होंगे, इलेक्टेड होंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और यहाँ बैठते हैं एमएलए। तो सीधी सी बात है, तुम और मैं आम आदमी इलेक्शन में खड़े हो ही नहीं सकते, क्योंकि 50 एमपी तुम्हें नहीं जानते, 50 एमएलए तुम कहाँ से लाओगे पकड़ के अनुमोदक। इसका मतलब है 100 बड़े बड़े एमपी एमएलए जिसके नाम को चाहेंगे वो नाम आगे बढ़ेगा। अब ये कैसे नाम को चाहेंगे? जिसका पहले से कोई ना कोई राजनीति में कोई एक कहीं ना कहीं वो बैठा हुआ होगा। ऐसे नहीं गली मोहल्ले में से किसी को उठाया कि 35 का हो गया, भारत का नागरिक है, योग्यता है, बन जा। ये कंडीशन बहुत टफ है, इसीलिए आम आदमी यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता। 50-100 लोग एमपी एमएलए तुम्हारे नाम को आगे बढ़ाएं। जीतने हारने की बात नहीं हो रही है, नाम बढ़ाने की बात हो रही है। फिर इलेक्शन के तुम काबिल बनोगे। ये कंडीशन आपको पीछे फेंक देती है कि आप इलेक्शन में खड़े ही ना हो। ये तो बहुत बेसिक चीजें सबके पास मिल जाती हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? राष्ट्रपति के इलेक्शन की इस शर्त के कारण आम आदमी सोच नहीं पाता। अब एक क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में हिस्सा कौन लेता है? कल वोट डले हैं, तो ये वोट डालने कौन गया? और ये उतना बड़ा मुद्दा क्यों नहीं था, क्यों नहीं लाइव टीवी पे चला जैसे हमारे चलते हैं? इसका कारण है, वोट डालने जो लोग गए ना, ये तुम और मैं नहीं थे। कौन नहीं था इनमें? जनता। फिर ये लोग कौन थे? ये इलेक्शन कैसा था? ये इलेक्शन था अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट इलेक्शन था। डायरेक्ट होता है जहां तुम और मैं इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ हम में से कोई, जनता में से कोई इन्वॉल्व नहीं था। तो पहली चीज, कैसा इलेक्शन था ये? जिसे कहा जाता है इनडायरेक्ट। इसमें सिर्फ 4 चीजें इंपॉर्टेंट है तुम्हारे देश में, ध्यान से समझना। एक तो एमपी इंपॉर्टेंट है, एक एमएलए और एक एमएलसी। एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो 2 जगह बैठते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे आप हिंदी में कहते हैं विधायक। कहते हैं ना हमारे इलाके के विधायक हैं ये दोनों कहलाते हैं सांसद। इसी को आप कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका हिंदी में नाम विधायक। एमएलसी का मतलब है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे कहा जाता है विधान परिषद। इसका नाम है विधान परिषद। ऊपर वाली का नाम क्या है? विधान सभा। विधानसभा और विधान परिषद, इसको छोड़ दो, पहले इनके नाम देख लो। विधानसभा हर राज्य में है। कितने राज्य हैं इंडिया में? 28। यानी 28 राज्यों में हर एक में विधानसभा है, और हर राज्य के लोग अपने लिए सीएम चुनते हैं, अपने एमएलए बनाते हैं। वो एमएलए जाके इसी में बैठते हैं, इसी में उस राज्य की नीतियां बनती हैं, यही उस राज्य की डिजाइनिंग, भाई क्या करना है क्या नहीं करना। किसी किसी राज्य में इंडिया में विधान परिषद है, इसलिए ये नाम तुम्हें शायद अलग लगा होगा, एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। वो असेंबली है ना, ये काउंसिल है। विधान परिषद इंडिया के टोटल मिला के सिर्फ 6 स्टेट्स में विधान परिषद है। और ये स्टेट कौन कौन से हैं? यूपी है, बिहार है, दोनों इकट्ठे पड़ते हैं। महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, इनकी बाउंड्री भी टच है। और एक है आपका आंध्र प्रदेश, और जो इससे कटकर बना है कौन? तेलंगाना। इन सब में है, यानी 6 स्टेट्स में एमएलसी बनते हैं, एमएलए से अलग। ये 6 स्टेट्स इकट्ठे इकट्ठे यूपी बिहार, मैप में इकट्ठे आते हैं यूपी बिहार, महाराष्ट्र कर्नाटक इकट्ठे, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अब तुम्हें क्या समझना है, ये 4 तरह के लोग हमारे देश में राजनीति का बड़ा चेहरा हैं। 2 जगह के एमपी, लोकसभा और राज्यसभा, एक एमएलए और एक एमएलसी। इन चारों के बारे में समझ के ही राष्ट्रपति का इलेक्शन समझ में आ सकता है। देखो क्या है, अब एक लोकसभा के मेंबर हैं, एक राज्यसभा के, एक विधानसभा के, और एक क्या है? विधान परिषद के। ये 4 तरह के लोग हैं। पीछे वाले 2 स्टेट में हैं और आगे वाले 2 देश में हैं। ये जनता भेजती है बना के, ये इनडायरेक्ट हैं। ये भी जनता भेजती है, ये भी इनडायरेक्ट है। ठीक है। अब राष्ट्रपति के इलेक्शन में इनमें से, लोकसभा में से 543 सारे के सारे आ सकते हैं, क्योंकि जनता ने भेजे हैं सारे, इनमें से कोई भी नॉमिनेटेड नहीं है। यहाँ आपके यहाँ 245 थे, जो आपको मैंने समझाया था। इनमें 233 + 12, ये याद है तुम्हें? 12 कौन थे? अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स। इनको नहीं बुलाएंगे। इनको क्यों नहीं बुलाएंगे? क्योंकि सर आपको तो राष्ट्रपति ने बनाया है, और आप तो कहेंगे उसी को बनाओ जिसने हमें बनाया, तो आपको नहीं बुला सकते। यहाँ सब इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जनता ने भेजे। इनमें से 12 को क्रॉस कर देते हैं, ये नहीं आ सकते। तो किसको नहीं बुलाते? क्योंकि ये क्या है? नॉमिनेटेड है या इलेक्टेड है? ये नॉमिनेटेड है, मनोनीत है। मनोनीत को कभी नहीं बुलाना। 2 तरह के लोग होते हैं, एक मनोनीत और एक निर्वाचित। निर्वाचित का मतलब चुने गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको मत बुलाना, जिनको बस उठा के वैसे ही बना दिया। इसमें विधानसभा में जाएं, जनता है तो सारे। अब कितनी विधानसभाएं हैं देश में? 28, और 2 यूनियन टेरिटरी। किस किस में? दिल्ली और पौंडीचेरी। हर विधानसभा के मेंबर अलग मिलेंगे। ये कम से कम 60 होने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 500। अब जैसे दिल्ली है, 70 एमएलए सीट हैं, हरियाणा की 90 हैं, यूपी की 403 है। ये सबसे ज्यादा आज तक 403 है यूपी की, और कम में अगर देखें तो 30, 32, 40 तक भी आपके यहाँ है। वैसे मोटी बात देखें तो 60 से 500 के बीच में है हर जगह। विधान परिषद सिर्फ कितने स्टेट्स में है? 6। कहाँ कहाँ बताया? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश।
इनमें से किसी को भी न्योता नहीं दिया। कल कोई दिल्ली नहीं गया इनमें से। देखो कल दिल्ली कौन कौन गए थे। इनको नहीं बुलाया, 12 एक्सपर्ट्स को, इनमें से एक को भी नहीं बुलाया। इनमें से इलेक्टेड को बुलाया, अगर कहीं इलेक्टेड नहीं थे, नॉमिनेटेड थे, नहीं बुलाया। अब है नहीं नॉमिनेटेड। पहले एक ग्रुप था जो मैं आपको पढ़ाती थी, एंग्लो इंडियन, याद है? कितनी सीट्स थी इनकी? लोकसभा में 2 और विधानसभा में 1। अब ये खत्म कर दी, कौन से अमेंडमेंट से? 104वां। तो हमें टेंशन ही नहीं है। हमें बस ये याद रखना है, हर लोकसभा के सारे आदमी आएंगे, महिलाएं आदमी जितने भी हैं इसमें, विधानसभा के भी सारे आएंगे जितने हैं। 28 में अलग अलग है, इनके बीच में कहीं 70, कहीं 200, कहीं 300। सबसे बड़ी 403 है यूपी की, और छोटी में फिर गोवा और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम और इन सब की 32, पुदुचेरी की, ये आती हैं। ये सारे लोग जाते हैं, ये हजारों की संख्या बन जाएगी, क्योंकि 70 से 500 के बीच में बार बार ऐड होंगे 30 बार, तो ये हजारों बनेंगे, 4-5 हजार के आसपास। और ये लोग, इनमें से कौन नहीं आएंगे? एक्सपर्ट्स, ये बिल्कुल नहीं आएंगे। तो इसका मतलब 3 जगह से कल दिल्ली गए थे लोग, लोकसभा के सारे गए थे, वो तो थे ही, राज्यसभा के एक्सपर्ट्स नहीं गए, और हर विधानसभा के टोटल जितने मेंबर थे 28 राज्यों से और 2 यूटी से, कल सब दिल्ली गए थे। क्यों गए थे ये लोग? कल क्या था? राष्ट्रपति का इलेक्शन। तो कौन हिस्सा लेता है, समझ में आ गया? इनमें से जो लोग हैं टोटल, इनमें से कितने लोग उसका नाम का आगे वो देंगे कि भाई हाँ हम चाहते हैं कि ये आदमी आगे बढ़े। कितने बताए थे वो मैंने? 50। देखो ये लिखा, ये 50 कहाँ से हो सकते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। कहाँ से एक भी नहीं होगा? इन तीनों में से कौन होंगे? निर्वाचित, इलेक्टेड या नॉमिनेटेड? इलेक्टेड। किसको कभी नहीं बुलाना? निर्वाचित कौन होते हैं? सॉरी, ये निर्वाचित नहीं, मनोनीत। मनोनीत, मैंने ये लिख दिया इलेक्टेड का, मनोनीत, इनको नहीं बुलाना, जो आपने मर्जी से बनवा लिए थे बिना इलेक्शन के। अब मनोनीत खत्म हो गए, अब एंग्लो इंडियन है ही नहीं। अब सिर्फ एक्सपर्ट्स को नहीं बुलाते। कितने एक्सपर्ट्स लोकसभा, इसमें राज्यसभा में 12। तो ये 100 लोग जिसका नाम आगे बढ़ाएंगे, वही किसके इलेक्शन में खड़ा हो सकता है? राष्ट्रपति। तो पहली चीज तो ये कि राष्ट्रपति का आर्टिकल कौन सा है, कितना नंबर है आर्टिकल का? 52। 3 लगातार के आर्टिकल बताना जो 3 बड़े बड़े लोगों की बात करते हैं। 52, 63, 74। 52 किसकी बात करता है? राष्ट्रपति। 63 उपराष्ट्रपति, 74 पीएम जिसका मुखिया है, जिसे कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हिंदी में इसी को कहा जाता है मंत्री परिषद। काउंसिल, ये भी तो थी ना काउंसिल, ऊपर भी राज्यसभा वाली जो विधान परिषद थी, काउंसिल थी। इतना समझ में आ गया सबको? ये राष्ट्रपति की शुरुआत है। अब राष्ट्रपति जब बन गया, बनने के लिए प्रोसेस हुआ इलेक्शन का, जो हमने कल देखा टीवी में, थोड़ा बहुत जो बताया, ज्यादा क्योंकि वो ऐसा खुलेआम नहीं होता। राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है, चुनाव है, इसका दल आता है, निर्वाचक दल, जिसमें अब आपको समझ में आ गया कौन कौन शामिल होगा। निर्वाचक दल कौन कौन है बताओ? कहाँ कहाँ से लोग आए? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा से कौन लोग आए हैं? जिनका इलेक्शन हुआ। किसको नहीं बुलाया? मनोनीत, जिसे आप कहते हैं एक्सपर्ट्स। कहाँ बैठते हैं ये? राज्यसभा में। अब इन सब के वोट का मूल्य हमारी तरह नहीं है। जब हम वोट डालने जाते हैं तो एक आदमी के वोट का मूल्य 1 होता है, इनमें ऐसा नहीं है। यहाँ वोट का मूल्य देखो कैसे निकलता है, अलग अलग तरीके से। ध्यान से समझना इसको। लोकसभा के आदमी जाएंगे तो वोट अलग निकलेगा, वैल्यू, राज्यसभा की अलग, विधानसभा की अलग। यहाँ वोट की गिनती 1-1 नहीं होती। आपके मेरे वोट की कीमत 1:1, भाई तुम्हारा भी वोट, मेरा भी, राष्ट्रपति का भी। लेकिन यहाँ जब राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा तो हर एक के वोट की वैल्यू अलग होगी। यहाँ गिनती से वोट नहीं होते कि इसको 5,000 मिल गए, इसको 10,000 मिल गए, इसको 20,000, ऐसे नहीं होता। यहाँ हर एक के वोट का अलग से मूल्य निकलता है। इन दोनों जगह बैठने वालों को बोलते हैं एमपी, और यहाँ से जो आते हैं वो कौन होते हैं? एमएलए। एमएलए के वोट का वैल्यू अलग निकलता है। हर एमएलए के, मतलब हर राज्य का, कितने राज्य हैं? 28। एमएलए के वोट का वैल्यू डिपेंड करती है वहां पर जनसंख्या कितनी है। जनसंख्या ज्यादा होगी तो वैल्यू अलग निकलेगी, जनसंख्या कम होगी तो वैल्यू कम निकलेगी। आप सब जानते हैं सबसे ज्यादा वैल्यू किसके वोट की निकलेगी? यूपी, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा एमएलए हैं, जनसंख्या भी ज्यादा, सीट भी ज्यादा। और सबसे कम कहाँ की निकल सकती है? सिक्किम की, क्योंकि आबादी भी कम है, सीटें भी कम है, एमपी एमएलए भी कम होंगे। तो ये डिपेंड करता है। आज ये फॉर्मूला नहीं करा रही, आज बेसिक बातें करा रही हूँ, फॉर्मूले पे कल आएंगे। तो राष्ट्रपति बनने की शर्तें हमने देखी, राष्ट्रपति का इलेक्शन का प्रोसेस का बस थोड़ा सा जान लिया, कल इसको डिटेल में कराऊंगी। पहले एक बेस तैयार होगा तब बात बनेगी। राष्ट्रपति बन गया जो भी आदमी, नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसा नाम है जिन्होंने शपथ का एक दिन था 25/7/1977। अभी कल इलेक्शन हुआ आपके देश में 15वें राष्ट्रपति का, 21 को इनकी गिनती होगी और 25/7 को ये शपथ ले लेंगे 2022 में। कितने साल के लिए आएंगे ये? 5 साल। आपके देश के राष्ट्रपति का पद की एक खासियत यह है कि ये कैसा नहीं है,
पैतृक, इसका एक टाइम पीरियड है भाई, 5 साल के लिए आप आएंगे। अगर आप चाहें तो री इलेक्ट होना चाहें तो अपना नामांकन बता दीजिए, हम अगर पार्टी को ठीक लगेगा बढ़ा देंगे आगे। जैसे ये प्रेजेंट में थे रामनाथ कोविंद जी, ये आरएसएस का बहुत बड़ा चेहरा और बीजेपी के खास लोगों में से थे। अगर ये चाहते तो ये रिपीट हो सकते थे, पर इनके पीछे ना हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा, दो बार तो इनकी बाईपास सर्जरी हो गई, तो हो सकता है इन्होंने खुद ही कह दिया कि भाई मैं 5 साल संभाल नहीं पाऊंगा, वरना ये रिपीट हो सकते थे। ये पद पैतृक नहीं है, इनका बेटा नहीं बैठा, किसी को पता ही नहीं था कौन बैठेंगी। ये तो कुछ दिनों पहले जब बीजेपी ने अपने पार्ट पे क्लियर किया कि भाई हमारा कैंडिडेट कौन होगी, द्रौपदी मुर्मू, तब ये क्लियर हुआ कि बीजेपी की ही सरकार है। पूरे देश में लोकसभा में इनका बाहुल्य है, राज्यसभा में बाहुल्य, और 28 में से ज्यादातर राज्यों में सरकार या तो इनकी है या इनके साथ गठबंधन की। तो सबको पता था कि जीतेंगी कौन, द्रौपदी मुर्मू। 10 लाख के आसपास का वैल्यू निकलती है वोट की, जितने लोग वोट डालते हैं ना, यहाँ वैल्यू निकाली जाती है, वोट का नंबर नहीं निकाला जाता। 10 लाख प्लस के आसपास की वैल्यू है और आधे से ज्यादा की वैल्यू के टोटल मिलनी चाहिए। तो द्रौपदी मुर्मू का पहले से सबको पता था कि आसानी से बन जाएंगी। इतना प्रोसेस पहले जानते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो जरा, राष्ट्रपति का टॉपिक जहां कल छोड़ा ना, उससे अगले टॉपिक में है। ये समझ में तब आएगा जब राष्ट्रपति पढ़ लेंगे। कल वाले टॉपिक को जितने पे था उतना छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी वो समझ में आएंगी चीजें। कल देखो मैंने ये विधेयक कराए थे 88 पेज पर, विधेयक पढ़े थे कल हमने। तारांकित अतारांकित BMW यही सब तो पढ़ा था कल 88। इसके आगे वाले क्वेश्चन समझने के लिए ना देखो अगले पेज पर, ये अविश्वास और ये सब, इससे पहले लोकसभा राज्यसभा के बाद कुछ और पढ़ना पड़ेगा, फिर वापस आएंगे इस पर। अब तुम आओ पेज नंबर 96 पर, जब वो क्लियर होगा तो ये समझना आसान होगा। 96 पेज पर आ जाओ। 96 की हेडिंग है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। चलो इसको पढ़ने से पहले 1-2 बातें और क्लियर कर लेते हैं। इंडिया में 2 तरह के हेड हैं, एक रियल और एक जो सिर्फ दिखाई देता है। कौन आपको नंबर 1 दिखाई देता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नंबर 1 ये दिखाई दे, भाई देश का सबसे बड़ा आदमी। लेकिन रियल में पावर किसके हाथ में है? पीएम। आपने कितनी बार अगर देखी हो, छोटी छोटी क्लिपिंग्स इस तरह की आती हैं राष्ट्रपति भवन में, तो सब बैठे होते हैं नीचे, मतलब अपनी चेयर्स पर, तब राष्ट्रपति आता है तो हर एक को खड़े होना होता है। उनमें पीएम भी होता है, तो राष्ट्रपति की एंट्री पर पीएम भी अपनी सीट से उठता है। इसका मतलब ज्यादा बड़ी पोस्ट किसकी यहाँ की गई है? राष्ट्रपति की। सामने भीड़ जब बैठी होती है ना, भीड़ मतलब ये सब गणमान्य हैं, इनको जिसको भीड़ बोल रही हूँ, इनमें से सबसे आगे की पंक्ति में पीएम बैठता है और सबसे ऊपर बैठा होता है राष्ट्रपति। तो इसकी वैल्यू ज्यादा है। किताब जो हमारा संविधान है ना, इसने नंबर 1 पोजीशन पर किसको रखा है? भारत के राष्ट्रपति को। लेकिन ये सिर्फ किताब के अकॉर्डिंग हेड है, इसलिए इसका नाम पड़ गया संवैधानिक प्रमुख। इसी को इंग्लिश में कह देते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, इंडिया का संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन रियल हेड कौन है देश का? पीएम की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। द्रौपदी मुर्मू कहीं ना कहीं पीएम चाहते थे बने, इसलिए बन रही हैं, इसलिए जीतेंगी। अगर पीएम ना चाहे तो कोई बन ही नहीं पाएगा। तो असलियत तो सारी हाथ में इनके में है, लेकिन दिखावट और ये सब करने के लिए आपका राष्ट्रपति है। सारे काम बड़े होते हैं राष्ट्रपति के नाम से, विधेयक पर साइन चलते हैं राष्ट्रपति के। पर ऐसा कोई विधेयक जो पीएम नहीं चाहता, राष्ट्रपति कानून नहीं बना सकता। चलो पढ़ेंगे अब। पेज 96 पर है संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। पहला पॉइंट देखो, कार्यपालिका। कार्यपालिका मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूटिव। इसमें कितने लोग आते हैं? काम करने वाले। काम करने वाले कौन है आपके देश में? एक तो दिखावटी हैं एमपी और एमएलए, और एक सच में काम करते हैं, जो क्या होते हैं इनके? सेक्रेटरीज, जिसको आप कहते हैं किस रैंक के होंगे ये? आईएएस। आईपीएस को थोड़ी कम प्रेफरेंस इसमें, क्योंकि उनको ना पढ़ाई लिखाई वाली समझ उतनी नहीं होती, कागजों वाली। इनको समझ ज्यादा होती है। एमएलए एमपी टेम्परेरी हैं, जबकि ये कैसे हैं? परमानेंट। लेकिन पावर ज्यादा यूज कौन करते हैं? अगर ये दोनों एक सीट हो तो किसको बैठना का हक मिलेगा? पहला इसको। ये खड़े रहेंगे अगर सिंगल सीट है। ये आ गए तो इनको खड़े होकर इनको विश करना है। ये बैठे हैं और ये आ गए तो इनकी जिम्मेदारी है उनके पास जाना, वो नहीं खड़े होंगे, वो ऐसे ही बैठे रहेंगे अपनी जगह पर। ये वहां जाके उनको एड्रेस करेंगे। जबकि अगर ये आते हैं और ये बैठे हैं तो इनको तुरंत सीट से खड़े होकर इनको जैसे ग्रीट करना, वो वाला काम। असलियत में दिमागदार लोग यही हैं, यही देश चला रहे हैं। इन्हीं को आप कहते हैं नौकरशाही। नौकरशाही। पर दिक्कत यह है कि इनके सामने इनकी नहीं चलती। ये अनपढ़ होने के बावजूद उनको डांटते हैं और अपने हिसाब से चीजें कई बार मोल्ड करा लेते हैं। वही बता रहे हैं देखो। कार्यपालिका सरकार का वो अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। बस टिक कर लो, कानूनों को लागू करना ये इसकी जिम्मेदारी है, सरकार इसी में आती है। फिर पढ़ लो, कार्यपालिका नीति निर्माण में यानी कानून बनाती है कार्यपालिका। तो एमपी एमएलए तो कानून बनाते हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता है। टिक करना, कार्यपालिका का हेड राष्ट्रपति है। असलियत में राष्ट्रपति है या पीएम? असलियत में पीएम है। पढ़ लो, संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ये एग्जाम में आएगा, ये पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लो। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। तो सारी शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में है, बस दिखावटी।
नेक्स्ट पढ़ना, भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है, राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है, फॉर्मल हेड है, दिखावटी प्रमुख है, मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यकारी शक्ति है। मंत्रिमंडल का मुखिया कौन? पीएम, यहां लिख लो पीएम। असली पावर इसकी है, दिखावटी पावर राष्ट्रपति की है। तो वास्तविक मतलब रियल। कैबिनेट इज द डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव, वास्तविक कार्यकारी। अगला टिक करो, सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, और वे सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी हैं। अंडरलाइन करो, जो लोग रोज रोज के प्रशासन के लिए काम करते हैं उन्हें परमानेंट या फिर स्थायी कार्यपालिका, इनमें सिविल सर्वेंट होते हैं। यहाँ आईएएस लिख लो, रोज के काम आईएएस करता है, इनके 20, 30, 40 सालों तक, जब तक उसकी नौकरी है। ये तो आएंगे 5 साल में सारा रायता फैला के चलते बनेंगे, फिर कौन पूछेगा तुमने ऐसा क्यों किया। उनको समेटना किसको पड़ता है वो काम? सचिव को, आईएएस को। आगे देखो, संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 52 से 78 पता है क्यों लिखा? इसमें तीनों आ गए। कौन से तीनों? कौन कौन थे यहाँ? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसका मुखिया कौन है? पीएम। 78 पे ये एंड हो जाते हैं क्योंकि 79 से पार्लियामेंट स्टार्ट हो जाती है, जिसको आप कहते हैं संसद। याद होगा ना, 80 पे राज्यसभा, 81 पे लोकसभा, इसलिए 52 से 78। इनफैक्ट आर्टिकल 78 में आपके प्रेसिडेंट एंड पीएम के रिलेशंस को एक्सप्लेन किया गया है कि आपस में इनकी कैसी बातचीत होगी, क्या कर सकते हैं। आर्टिकल 78 में, इसको टिक कर लो। आर्टिकल 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका की शक्ति की किस किस के हाथ में पावर है, तो इसमें 3 आर्टिकल काम किए ज्यादा, 52, 63, 74, 11 के अंतर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मुखिया पीएम। आगे पढ़ो, तो आर्टिकल 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका शक्ति। संघ की कार्यपालिका में अंडरलाइन करो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, ये शामिल होते हैं। अगला भी टिक करना, राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख है। इंडिया का हेड कौन है? राष्ट्रपति। कहने को तो है ही नंबर 1। आगे भी टिक करो, भारत का पहला नागरिक है, राष्ट्र की एकता अखंडता का प्रतीक है हमारा राष्ट्रपति। आर्टिकल 52 इंपॉर्टेंट है, ये प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये लिखा हुआ है कि भाई 2, 3, 4 ऐसे नहीं मर्जी से बना दिए। भारत का राष्ट्रपति कितना बनेगा? एक। ये किस आर्टिकल में लिखा है? 52 में। 52 से कहां तक? तीनों के बारे में लिखा है। 78, 11 के अंतर पे क्या क्या लिखे हुए हैं? पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर मंत्रिमंडल का प्रधान ये पीएम। अगला टिक करो, इस व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति, अंडरलाइन करना, भारत में राज्य का औपचारिक प्रधान, यहाँ राज्य का मतलब देश से है, नेशन स्टेट बोलते हैं, और प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं। सरकार चलाता है प्रधानमंत्री, लेकिन देश का मुखिया कौन है कहने के लिए? राष्ट्रपति। अगला पढ़ो, राज्यों के स्तर पर अगर बात करें तो 3 चीजें हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। ये राज्य पर, जैसे देश में कौन कौन सी चीजें थी, बोर्ड पे देखो एक बार। देश में क्या था? सबसे ऊपर, लेकिन काम कौन कर रहा था? और पीएम की मदद कौन करती है इसकी? मंत्री परिषद, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये देश का स्ट्रक्चर है ऐसा। अगर स्टेट का या राज्य का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ कौन होगा? राज्यपाल, जिसे आप कहते हैं गवर्नर। यहाँ काम करने के लिए कौन होगा? सीएम। और इसके पास भी क्या होगी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन एक बड़ा अंतर यह है, राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, राज्यपाल का कभी इलेक्शन नहीं होता। इसको बनाने में सबसे बड़ी पावर पीएम के पास है। पीएम जिसको चाहे किसी भी राज्य का राज्यपाल बनवा देगा राष्ट्रपति से कहकर। तो राष्ट्रपति का ही छोटा रूप राज्यपाल है, पर राज्यपाल के लिए आज तक आपके देश में चुनाव नहीं हुआ। किस पोस्ट के लिए चुनाव होता है? इन दोनों की पोजीशन एक जैसी, ये राज्य का मुखिया, ये देश का मुखिया। इसके काम चलाने के लिए परिषद, इसके काम चलाने के लिए। बाकी बस एक अंतर है, राष्ट्रपति का इलेक्शन है, राज्यपाल का इलेक्शन नहीं है। आगे पढ़ो, तो राज्य के स्तर पर राज्यपाल होता है, गवर्नर बोलते हैं इसको, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, ये राज्य में है, देश में अलग, राज्य में अलग। भारत के संविधान में, अंडरलाइन करना, औपचारिक रूप से यानी दिखावटी, फॉर्मल, संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं। किताब ने नंबर 1 किसको बना दिया? राष्ट्रपति को। आगे टिक करते रहो। पर वास्तव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्री परिषद के माध्यम से राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करता है। खुद प्रयोग करता है या मंत्री परिषद के प्रयोग से? मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद जैसा कहेगी वैसा ही कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कठपुतली है, असलियत में राष्ट्रपति पावरफुल नहीं है। कैसी पावर है? रियल या कॉन्स्टिट्यूशनल? और किसके पास रियल है? पीएम के पास। आगे पढ़ो, राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुना जाता है। टिक कर लो, 5 साल। राष्ट्रपति पद के लिए सीधे जनता के द्वारा निर्वाचन नहीं होता। अब कल इलेक्शन हो गया, हमें पता ही नहीं चला। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता है, गांव में थोड़ी पता, कल इलेक्शन था देश में सबसे बड़ी पोस्ट का। अमेरिका इस मामले में हमसे अलग है।
अमेरिका का जो राष्ट्रपति है ना, एक तो उसका टाइम पीरियड हमसे अलग है, कितने साल का है वो, 4 साल। दूसरा बड़ा चेंज, अमेरिका की जनता अपना प्रेसिडेंट बनाती है और इसीलिए 4 साल बाद यहाँ इलेक्शन होते हैं ज़्यादातर नवंबर में, और यहाँ बहुत ठंड पड़ती है दिसंबर जनवरी। इनका राष्ट्रपति 20 जनवरी के आसपास शपथ ग्रहण करता है और उस शपथ ग्रहण के टाइम अमेरिका में बर्फीले तूफान चलते हैं, लेकिन इसकी शपथ ग्रहण समारोह में बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर जनता आती है हिस्सा लेने, क्योंकि जनता को लगता है कि हमने चुना था, हमारा राष्ट्रपति है। आपके देश में ऐसा नहीं है ना, आपको कल पता चला और आपको 25 जुलाई को भी टीवी के माध्यम से बस पता चलेगा। आप और मैं वहां जा थोड़ी ना सकते हैं, क्योंकि हमारे राष्ट्रपति के ओथ टेकिंग प्रोसेस में भी लिमिटेड लोग प्रेजेंट होंगे। कौन दिलाएगा शपथ राष्ट्रपति को? कौन दिलाएगा? सीजेआई, क्योंकि ये 2 टक्कर के हैं, एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। अब 25 तारीख को आपके देश की कार्यपालिका का सबसे बड़ा आदमी, सरकार का सबसे बड़ा आदमी कार्यपालिका प्रमुख नया बनेगा 25 जुलाई 2022 को। तो इसकी बराबरी किसके साथ की जा सकती है? न्यायपालिका। तो जो न्यायपालिका का सबसे बड़ा आदमी है, कौन है वो? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 25 तारीख को तुम्हारे सीजेआई कौन है आजकल? सीजेआई कौन है तुम्हारा? NV रमन्ना। अब पेपर पे थोड़ा नजर रखना, अखबारों पे। ये शपथ दिलाएंगे किनको? द्रौपदी मुर्मू को। इनको शपथ दिलाएंगे ये NV रमन्ना अगले महीने हट जाएंगे, अगस्त में। अगस्त में आपका नया चीफ जस्टिस बनेगा और वो सिर्फ 2 महीने रहेगा, फिर उससे अगला बनेगा, वो 2 साल टिकेगा, क्योंकि इनकी एज एक्सप्लेन कर रखा है पहले कि 65 साल से ज्यादा की उम्र तक ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं बैठ सकते। तो NV रमन्ना द्रौपदी मुर्मू को शपथ तो दिला देंगे, क्योंकि जुलाई में है, लेकिन अगस्त में इनका टाइम पीरियड शायद 28 अगस्त तक है या 25 तक है, इनका अपना टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, इनकी रिटायरमेंट की एज आ जाएगी। फिर ये जो काम करेंगे ना 5 साल, वो अगले CGI की बराबरी पे करेंगी। जो CGI बनेगा अब वो भी जल्दी हटेगा इस साल में। अब अगले 3-4 महीनों में तुम 3 नाम पढ़ लोगे। अभी NV रमन्ना आएगा कल परसों अखबार में खूब, और उसके बाद अगले आएंगे और उससे अगले आएंगे। तो ये 3 CGI 2022 में पढ़ने को मिलेंगे। NV रमन्ना किसको शपथ दिलाने वाले हैं? ये किसके हेड हैं अपने देश में? भाई CGI तो न्यायपालिका जुडिशरी के, और ये किसकी मुखिया बन गई अब? कार्यपालिका। ये दोनों टक्कर के हैं। PM शपथ क्यों नहीं दिलाता? क्योंकि PM नीचे माना गया है, PM इनकी बराबरी पर नहीं है। PM सेकंड नंबर पर आता है, फर्स्ट तो आते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इसी तरह फर्स्ट माने जाते हैं जुडिशरी में कौन? CGI। तो बराबरी का आदमी तो शपथ दिलवाएगा, अपने से नीचा कैसे दिलवाएगा? इसलिए इनकी शपथ हमेशा कौन दिलवाएगा? CGI। तुम्हारे सामने सामने होगा, मैं दोबारा बताऊंगी। अगस्त में जब NV रमन्ना हटेंगे और यू क्या नाम था उनका अजीब सा, शायद मैंने बताया हो, नहीं बताया, एडवांस में बताया था, सर ने मुझे याद नहीं आ रहा, वैसे वो आगे यू करके कुछ लिखते हैं, पता नहीं क्या था, छोड़ो, जो भी अब नया आ जाएगा अखबार में। जब वो बनेंगे ना तो उनको शपथ कौन दिलाएंगी? क्योंकि अब वो हटेंगे जब अगस्त के एंड में, तो नया आदमी आएगा, तब तक ये राष्ट्रपति के पद पे बैठ चुकी होंगी, फिर ये शपथ दिलाएंगी न्यायपालिका के नए प्रमुख को। तो ये दोनों टक्कर के माने जाते हैं, CGI और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सलाह भी किससे मांगता है? CGI से। अब मान लो तुम्हें अपनी लाइफ की कोई सलाह लेनी है, तो किससे लोगे? अपने से निचले दिमाग वाले से, या अपने से ज्यादा, या बराबरी वाले से? बराबरी या ज्यादा ना। अपने से निचले से तो कोई सलाह नहीं मांगता। तुम 6ठी क्लास के बच्चे से पूछने लगो मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए, तो महामूर्खता है। तुम पूछो किसी से जो सक्सेसफुल है, जिसने कुछ देख लिया। ये 2 बराबरी के माने गए हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और CGI। और तुम देखो इसी साल में 2 महीने के अंदर अंदर CGI अब इसको 25 को शपथ दिलाएगा, और अगस्त के एंड में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नए CGI के सामने, ये CGI इनके सामने शपथ लेंगे। चलो अगला पॉइंट देखो, ये अब हाल फिलहाल में होगा ये दोनों का। अगला पॉइंट देखना, भारत का राष्ट्रपति कहाँ पहुंचे हम लोग? 5 साल के लिए चुना जाता है ना, हाँ ये टिक कर लो। राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति पद के लिए सीधे जनता के द्वारा निर्वाचन नहीं होता। किस देश में होता है? अमेरिका। इसलिए जनता जाती है उसकी ओथ टेकिंग में। हमारे यहाँ से कोई जा ही नहीं सकता। यहाँ लिख लो अमेरिका में होता है, जहाँ लिखा है जनता के द्वारा नहीं होता, अमेरिका में होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति जनता बनाती है, इसलिए जनता के प्रति वो जवाबदेही है उस आदमी की 4 साल के लिए। आगे पढ़ो, हमारे देश में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से, अंडरलाइन करो, इनडायरेक्ट तरीके से राष्ट्रपति, क्योंकि आप नहीं है उसमें। राष्ट्रपति का निर्वाचन आम नागरिक नहीं करता, बल्कि निर्वाचित विधायक और सांसद। विधायक कौन होते हैं? MLA, लिखो इसके ऊपर, और सांसद MP MLA बनाते हैं राष्ट्रपति को इलेक्शन के प्रोसेस में हिस्सा लेकर। आगे पढ़ो, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से, बहुत इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लो, इनडायरेक्ट तरीके से, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, इसको मैं कल बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगी, लंबा टॉपिक है ये, अभी सिर्फ टिक कर लो। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली से, एकल संक्रमणीय मत द्वारा, गुप्त मतदान रीति से। इंग्लिश में भी देख लो, President of India is elected indirectly from the proportional representation system, secret voting mode by single transferable vote। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो, इसलिए ये पिंक कलर से लिखा गया है। कल इस पूरी लाइन का मतलब तुम्हें क्लियर होगा, अभी सिर्फ टिक करना है। अगला पॉइंट देखो, आर्टिकल 54
क्या कहता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन सीधे जनता ना करके एक इलेक्ट्रो कॉलेजियम करता है। कॉलेज लिखा है, इसको कॉलेजियम बना लो, इलेक्ट्रो कॉलेजियम। इलेक्ट्रो भी गलत लिखा है, यहां पूरा लिखना चाहिए था, इलेक्टोरल लिखना चाहिए था, इसको ठीक कर लो, इंग्लिश में गलत लिखा हुआ है ये। इलेक्ट्रो तो मतलब ही अलग हो गया ना। इलेक्टोरल कॉलेजियम यानी निर्वाचक मंडल, हिंदी में निर्वाचक मंडल। करंट में आएगा ये, इस साल राष्ट्रपति पे क्वेश्चन आने ही आने हैं क्योंकि इलेक्शन चल रहा है तुम्हारे सामने। इलेक्टोरल कॉलेजियम। कहां कहां के लोग आए थे इसके इलेक्शन में? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के केवल कौन? केवल निर्वाचित। कौन नहीं आया? मनोनीत। मनोनीत किस ग्रुप के रह गए आजकल? एक्सपर्ट्स। वो तो हट ही गए पुराने वाले। कौन से वाले? एंग्लो इंडियन। अब तो ये है ही नहीं, तो इनका मतलब ही नहीं है। चलो पढ़ो आगे। अब ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन आता है। निर्वाचक मंडल में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं। पहला टिक कर लो, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दोनों कौन कौन? लोकसभा प्लस राज्यसभा। लिखो इसके ऊपर, दोनों सदन के ऊपर लिखो LS प्लस RS, लोकसभा प्लस राज्यसभा, दोनों सदनों के ऊपर। और जहां लिखा है निर्वाचित, निर्वाचित कौन होते हैं? इलेक्टेड। कौन नहीं आते? मनोनीत। लिख लो यहां, नॉमिनेटेड नहीं। बहुत डिफिकल्ट और ये ना समझ आने वाला टॉपिक है, लिखते चलना। नॉमिनेटेड नहीं, ठीक है। इसके बाद आओ अगले पर, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। कितनी विधानसभाएं हैं देश में? 30। 28 प्लस 2 लिख लो यहां, जहां लिखा है विधानसभा, यहां लिखो 28 प्लस 2। 2 के पास ब्रैकेट में लिखो DP, दिल्ली और पौंडीचेरी या पुदुचेरी जिसका नाम है। अब अगला पॉइंट पढ़ो, 70वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, और पुदुचेरी विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में इनको भी भाग लेने का अधिकार है। तो वो कहेंगे तुमने 28 प्लस जो 2 लिखा है, ये 2 कौन से अमेंडमेंट से आए हैं? 70वां संविधान संशोधन। कौन से 2 हैं ये? दिल्ली और पुदुचेरी। तो कितनी विधानसभाएं हो गई है? 30। लोकसभा से कितने लोग आएंगे? राज्यसभा से। और कितनी विधानसभाओं से आएंगे? कितने से कितने के बीच में मिलेंगे ये? 60 से 500, कहीं 70, 90, 100, 200, 300। सबसे ज्यादा कहाँ है? यूपी में। कितने? 403। तो 403 से ज्यादा नहीं है कहीं, और 60 कहने की बात है, कई जगह 40 भी हैं। जहां आबादी कम है वहां कैसे बनाए? 32 भी हैं पुदुचेरी में, सबसे कम। चलो अगले पेज पे देखो, पहला पॉइंट, नामजद सदस्य। नामजद मतलब नॉमिनेटेड। एक्सपर्ट्स लिख लो इसके पास, नामजद के पास। एक्सपर्ट्स राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। कहां होते हैं एक्सपर्ट्स? राज्यसभा में। अगला पॉइंट देखो, एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है, इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई। कितने लोग आज तक कई बार बने हैं तुम्हारे देश में? राष्ट्रपति बेसिक क्लास में कराया था तुम्हें। कितने लोग आज तक बार बार बने हैं? सिर्फ एक आदमी 2 बार बना था। कौन था वो? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब से कब तक रहे थे? 1950 से 52। फिर 52 में इलेक्ट हुए थे 5 साल के लिए, 57। फिर 57 में इलेक्ट हुए थे 62। ये चुने हुए थे और यहाँ सबकी सहमति से बने थे। क्या कहते हैं उसे? सर्वसम्मति। तो अकेला एक आदमी जो कितने साल भारत पे राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठा रहा? 12 साल। रिकॉर्ड है। और देखो ये वाले राष्ट्रपति भी तोड़ नहीं पाए, जो अपने ये वाले थे ना, ये लग रहा था कि क्या पता रिपीट हो जाएं, क्योंकि ये भी RSS के हैं और सरकार भी बीजेपी की है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये जो मुर्मू बैठेंगी, ये मुर्मू 2022 से कब तक के लिए बैठ जाएंगी? 27। 2027 तक तो इलेक्शन एक बार फिर आएगा। अगर इसमें कोई नई सरकार बनती है इंडिया में, इन केस मान लें, तो मुर्मू अलग पार्टी की हो सकती है और सरकार अलग पार्टी की, जैसा प्रणब मुखर्जी के साथ हुआ। प्रणब मुखर्जी अपने यहाँ बने थे 2012 से 2017। प्रणब मुखर्जी जब बने तब देश में किसकी सरकार थी? कांग्रेस। 14 तक तो कांग्रेस थी ना। कांग्रेस का बड़ा आदमी बन गया प्रणब, लेकिन बाद में कांग्रेस हट गई और 2014 में किसकी सरकार आ गई? बीजेपी। तो सरकार बीजेपी की थी और राष्ट्रपति किसका था? कांग्रेस का। क्या पता मुर्मू के साथ भी ऐसा हो, क्योंकि अब ये सरकार और 2 साल है। वैसे मुश्किल दिखता है क्योंकि कोई तगड़ी पार्टी आपके पास है नहीं, पर अगर ऐसा हुआ तो ऐसा बहुत बार पॉसिबल है कि सरकार अलग की और राष्ट्रपति अलग का। अपने जो अभी ये बैठे हैं ना, जो हटने वाले हैं, क्या नाम है इनका? कोविंद जी डबल टाइम कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इनका हेल्थ इशू बीच में आ गया। अगर कोविंद दोबारा बैठ जाते तो कोविंद इनके करीब पहुंच जाते। इनको बीट कोई नहीं कर पाएगा क्योंकि इनका रिकॉर्ड कितने साल का है, और 12 साल क्रॉस करने का मतलब कितनी बार बनना पड़ेगा? 3 बार। 2 बार में तो 10 साल होंगे ना, और 3 बार बनने का मतलब है आप कितने साल तक बैठे रहे? 15। बनते बनते उम्र 70 पकड़ लेते हैं। 85 तक बने रहना बड़ा मुश्किल है, इसलिए शायद इनका रिकॉर्ड कभी टूट नहीं पाएगा 12 साल का। चलो योग्यताएं जल्दी से पढ़ लो फटाफट, लास्ट आज की। अंडरलाइन करो। पहला, भारत की नागरिकता हो, एज 35 वर्ष, अन्य ऐसी योग्यताएं जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक हैं।
अगला पॉइंट भी टिक कर लो, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम कितने प्रस्तावक होंगे? 50, और 50 अनुमोदक। कौन है ये 50? उसके यार दोस्त हैं, फैमिली मेंबर हैं या एमपी एमएलए हैं? हाँ, इसीलिए हम आम लोग नहीं सोच पाते। यहाँ लिख लो 50 के पास एमपी एमएलए। क्या ये नॉमिनेटेड हो सकते हैं या इलेक्टेड होंगे? सारे सब इलेक्टेड, तो कोई नॉमिनेटेड नहीं, यानी वही हैं जो इलेक्शन में आएंगे। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट पढ़ लो, यदि किसी प्रत्याशी को जो इलेक्शन में खड़े हुए, इनको टोटल वोट जितनी पड़ी उसका 1/6, ठीक करो इसको, 1/16 को 1/6 बनाओ, 1/6 भाग के बराबर मत नहीं मिलते तो इनकी जमानत राशि पता है तुम्हें क्या होती है? इलेक्शन में खड़े होते हैं ना जब, तब एक मिनिमम अमाउंट, इनकी जमानत राशि छोटी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए? अब ध्यान से सुनो, जमानत राशि जब्त कब होती है? जब आपको मिनिमम नंबर ऑफ वोट भी ना मिले। अगर कोई राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़ा हो गया और उसको 1/6 इतनी वैल्यू के वोट नहीं मिले तो फिर उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। और हमारे लिए अच्छी बात क्या है कि वो आरबीआई के अकाउंट में जाएगी, तो देश को मिलेगी। पर दुख की बात यह है कि इनकी जमानत राशि रखी कितनी जाती है? जैसे 10-20 करोड़ रखें तो फिर तो फायदा भी हो, 5 साल में 10-20 करोड़ आते रहे, आधों की जब्त होती रहे। लेकिन ये क्या मजाक है, 15,000 तो अपने देश में समझो कुछ ना के बराबर है। इतनी छोटी सी है कि जमानत राशि जब्त होने से फर्क नहीं पड़ता, बेइज्जती होने से फर्क पड़ता है। किसी की जमानत राशि जब्त हो जाए, लोग हंसते हैं कि जब इतनी भी औकात नहीं थी, जरूरी था जाके खड़े होना इलेक्शन में कि तुम्हें इतने भी वोट नहीं मिले। जमानत राशि जब्त होकर किसके पास चली जाती है? आरबीआई के पास। रखी छोटी गई है रकम बहुत। ये जल्दी से लास्ट पॉइंट पढ़ लो आज का। यदि किसी प्रत्याशी को वैध मतों का कितना परसेंट ना, कितना भाग ना मिले? 1/6, 16 को ठीक कर लेना, तो जमानत की राशि जब्त, यहाँ लिखो 15,000 रुपए आरबीआई में चले जाएंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 15,000 रुपए आरबीआई में। अगला पॉइंट पढ़ो, सेकेंड लाइन टिक करो, राष्ट्रपति पद धारण करने की तिथि से 5 साल की अवधि तक पद धारण करेगा। कितने साल के लिए बनता है? 5 साल। और अमेरिका वाला 4 साल। अगला पॉइंट भी पढ़ लो, ये तो खैर समझ लो पहले। अभी कितने आपके देश में लोग विधानसभाएं हैं? 28 + 2। अभी जम्मू कश्मीर भी तो इसमें था ना पहले, क्योंकि वो राज्य था। जम्मू कश्मीर में है विधानसभा अभी या भंग चल रही है? भंग। अमित शाह ने और मोदी जी ने क्या कहा था उसको? कौन थे यहाँ की सीएम? महबूबा मुफ्ती। इनको क्या बोले थे कि हम बहुत आपका एडवांसमेंट के लिए काम कर रहे हैं और हाँ तुम्हारा अच्छा जो है टाइम पीरियड लाने के लिए इसको भंग करवाना पड़ेगा। अब तक नहीं बनवाई, 3 साल बीत गए। जम्मू कश्मीर में विधानसभा नहीं है, ना विधान परिषद काम कर रही, तो क्या इलेक्शन नहीं हुआ या हो गया? हो गया। अब अपने यहाँ राष्ट्रपति के इलेक्शन में कोई किसी का वेट नहीं करता। मान लो 4 राज्यों में विधानसभा भंग है तो राष्ट्रपति का इलेक्शन नहीं रुकेगा, हो ही रहेगी भंग। जितने हैं उतने आ जाओ, क्योंकि 30 के 30 तो इकट्ठे करना मुश्किल हो जाएगा। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में अगर पेपर में आएगा ये विधानसभा भंग हो तो इलेक्शन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कितने हैं कितने नहीं। ये लास्ट पॉइंट देखो वही है, यदि किसी राज्य की विधानसभा भंग है, उस समय राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, तो ये चुनाव होगा चाहे भंग विधानसभा के सदस्य उसमें वोट ना डालें। चलो कल पढ़ेंगे इलेक्शन का प्रोसेस।